नमस्कार। महाराजा सजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा कटवाड़ी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहसिन खान, लेक्चरर ऑफ हिस्ट्री, आज आप सभी के सामने बीए थर्ड ईयर का पहला प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में आप सभी के सामने चर्चा करूंगा। अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के मध्य चार युद्ध हुए और अंत में अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य का अधिग्रहण कर लिया। आइए सबसे पहले मैसूर राज्य के बारे में थोड़ी सी डिटेल के बारे में जानते हैं। 1565 में जब तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लग गया, चूँकि उस समय मैसूर का राज्य मैसूर का जो सरदार था वह विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था, परंतु अब चूँकि मैसूर राज्य विजयनगर की केंद्रीय शक्ति का अंश होने लग गया था, तो मैसूर के सरदार ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1612 में विजयनगर के जो सम्राट थे वेंकट द्वितीय, उसने मैसूर के जो सरदार थे राजा वाडियार, उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया और मैसूर स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गया। लेकिन 18वीं सदी में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चूंकि मुगल सत्ता का धीरे धीरे ह्रास हो चुका था, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर आदि में स्वतंत्र शासक उत्पन्न हो रहे थे। उन्हीं में से हम मैसूर राज्य का भी 18वीं सदी में उत्थान हुआ। वह भी एक साधारण परिवार में जन्मे हैदर अली के नेतृत्व में। हैदर अली का जन्म 1727 में हुआ था, एक साधारण परिवार में हुआ था। इससे पहले हैदर अली धीरे धीरे घुड़सवार के रूप में सेना में घुड़सवार के रूप में सम्मिलित हुआ। उस समय मैसूर राज्य पर चीका कृष्णराज, वाडियार राजा चीका कृष्णराज का शासन था, परंतु शासन सत्ता की मैसूर राज्य की शासन सत्ता की सारी बागडोर दो भाइयों देवराज और नंदराज भी बोल सकते हैं, नंदराज का शब्द मिलता है। ये सेनापति था और ये प्रमुख राजस्व व वित्त विभाग का प्रमुख। इस समय कौन था? चीका कृष्ण राज। इसका शासन था 18वीं सदी में जब हैदर अली का उत्कर्ष हुआ। 1731 से 1734 के मध्य इन दोनों भाइयों ने मैसूर राज्य की सारी शक्तियों को अपने हाथों में लेकर केवल मैसूर का जो राजा चीका कृष्ण राज वे एक इन नाम मात्र के रूप में ही शासक रह गया और सारी शक्तियां मैसूर के इन दोनों भाइयों के हाथ में आ गई। इन दोनों भाइयों के समय ही देवराज ने हैदर अली की योग्यताओं को पहचाना, उसके पराक्रम को पहचाना और धीरे धीरे उसे ऊंचे पदों पर पहुंचाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। 1755 तक आते आते हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बन चुका था। मैसूर राज्य के स्थान है डिंडीगुल, उसका फौजदार बन चुका था। इसी समय चूंकि मैसूर के पड़ोस में जो मराठे राज्य थे वे निरंतर मैसूर राज्य पर आक्रमण कर रहे थे। 1754, 1756, 1759 तक उन्होंने निरंतर मैसूर राज्य पर आक्रमण किए और मैसूर राज्य को क्षति भी पहुंचाई, जान और माल दोनों की क्षति पहुंचाई। इस तरह से मैसूर की जनता में राजा और उसके जो खास व्यक्ति थे जिनके हाथ में ही सत्ता थी
देवराज और नंदराज के प्रति एक माहौल बनने लग गया। चूँकि हैदर अली एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसने इस स्थिति का फायदा उठाया और जब मराठों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे, उन्होंने मराठों से काफ़ी संघर्ष किया। इसलिए इससे मैसूर राज्य में हैदर अली की छवि बन गई। अतः हैदर अली ने भी इसका फायदा उठाया और 1761 ईस्वी तक मैसूर राज्य पर हैदर अली ने अधिकार कर लिया। हालांकि उसने सत्ता परिवर्तन तो सत्ता की सारी बागडोर तो अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन अभी भी वहाँ का सम्राट के नाम से ही वह शासन किया करता था ताकि जनता का विद्रोह ना हो सके। इस प्रकार से उसने 1761 ईस्वी में मैसूर की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। चूँकि मैसूर जो हैदर अली था वह काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और चूँकि दक्षिण भारत में हैदराबाद का निजाम मराठे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य निरंतर चतुष्कोणीय युद्ध आपस में चल रहा था, तो उसकी आंच मैसूर राज्य पर भी आ रही थी। अतः इसी को ध्यान में रखते हुए हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार का निर्माण किया और वहाँ से उन्होंने तोपें, बंदूकें आदि बनाने का काम शुरू करवा दिया ताकि अति आवश्यक समय में मैसूर सेना को, मैसूर राज्यों को इन अस्त्र शस्त्रों की कमी ना पड़े। इसी समय 1761 ईस्वी में जब पानीपत के युद्ध हुआ उसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए, परंतु माधवराव प्रथम के समय जो पेशवा बना अगला, उसके समय मराठे धीरे धीरे फिर से शक्तिशाली होते रहे और उन्होंने मैसूर राज्य पर 1764, 1769 और 1771 ईस्वी में पुनः आक्रमण किए और मैसूर राज्य से क्षतिपूर्ति और कुछ क्षेत्रों को उन्होंने अधिकार में ले लिया। 1764 में भी किया था, 1766 और 1771 में 3 सालों में उन्होंने काफ़ी आक्रमण किए और मैसूर को काफ़ी क्षति पहुँचाई। इससे हैदर अली को भी काफ़ी नुकसान हुआ, परंतु 1772 में पेशवा माधवराव मौत को प्राप्त हो चुका था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और मराठा साम्राज्य में थोड़ी अवस्था फैल गई थी। अतः इस स्थिति का फायदा उठाकर हैदर अली ने 1774 और 1776 में जो मराठों ने उनके क्षेत्रों को अधीन कर लिया था, उनको पुनः वापस प्राप्त कर लिया और उन्हीं क्षेत्रों को प्राप्त नहीं किया बल्कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के प्रमुख प्रदेशों बेलारी, कुड़प्पा, गुट्टी, कर्नूल आदि क्षेत्रों को भी उसने अपने अधीन कर लिया। यानी कि जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हो चुकी थी, उस स्थिति का उसने हैदर अली ने पूरा फायदा उठाया और मैसूर राज्य को शक्ति संपन्न करने के लिए जो मराठों ने उनके क्षेत्रों को अधीन कर लिया था उनको तो वापस लिया ही, साथ में जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के महत्वपूर्ण प्रदेश थे उनको भी छीन लिया। बेलारी, कुड़प्पा, कर्नूल आदि क्षेत्रों को भी अपने अधीन कर लिया। चूंकि अब हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होता है अंग्रेजों और मैसूर राज्य के मध्य संघर्ष, आंग्ल मैसूर युद्ध। चूंकि पानीपत के युद्ध के बाद मराठा की शक्ति थोड़ी कमजोर हो चुकी थी और 1765 ईस्वी तक बंगाल को एक तरह से पूरी तरह से विजय कर लिया था अंग्रेजों के द्वारा। अब उनका ध्यान दक्षिण की ओर गया और काफ़ी धन दौलत उसने बंगाल और आदि क्षेत्रों से इकट्ठा कर ली थी और उनको दक्षिण के युद्ध अभियान में उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। उनका अगला टारगेट था, क्योंकि दक्षिण भारत में अंग्रेजों का जो महत्वपूर्ण स्थल था वे मद्रास था और इसी के पड़ोस में मैसूर राज्य का हैदर अली के नेतृत्व में उत्कर्ष हो चुका था। अतः दोनों अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और इधर हैदर अली की महत्वाकांक्षा के कारण ही अंग्रेज और मराठों के मध्य 1767 से लेकर 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अंग्रेजों व हैदर अली के मध्य संघर्ष, मध्य युद्ध लिख सकते हो आप, संघर्ष भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम
आंगल आंगल बोलते हैं अंग्रेजों को, आंगल मैसूर युद्ध ये लड़ा गया था 1767 से 1769। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैदर अली और अंग्रेज दोनों की महत्वाकांक्षाएं दक्षिण भारत में बढ़ती जा रही थी, इसलिए इन दोनों ताकतों का आपस में उलझना अवश्यमापी हो चुका था। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने मराठा और निजाम को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और एक संयुक्त मोर्चा बना लिया कि हम मिलकर हैदर अली के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और वहाँ से जो भी प्राप्त होगा वो आपस में बांट लेंगे। लेकिन हैदर अली चूंकि कूटनीति में माहिर था, और कूटनीति का परिचय देते हुए उसने मराठे और निजाम को अपनी ओर मिला लिया, और अंग्रेजों का उनको डर दिखाया। अतः इस स्थिति का फायदा उठाते जब मराठे और निजाम हैदर अली के साथ मिल गए तो हैदर अली ने कर्नाटक जो अंग्रेजों का करीबी राज्य था उस पर आक्रमण कर दिया। अतः हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष छिन गया। हैदर अली ने तत्परता का परिचय देते हुए मद्रास जो दक्षिण भारत में अंग्रेजों का प्रमुख स्थल था, प्रमुख व्यापारिक कोठी थी, प्रमुख क्षेत्र था, उसका घेरा डाल दिया। अंग्रेजों को विवश होकर, ईस्ट इंडिया कंपनी को विवश होकर हैदर अली से संधि करनी पड़ी, जो 1769 में मद्रास की संधि कहलाई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि 1769 में। इस संधि के अनुसार दोनों शक्तियों ने, यानी कि हैदर अली और अंग्रेजों ने, दोनों के एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस लौटा दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि दोनों ने वादा किया कि अगर कोई तीसरी शक्ति, कोई बाहरी शक्ति हमारे राज्य पर यानी कि अंग्रेजों पर या हैदर अली पर आक्रमण करेंगे तो दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस प्रकार से 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर की संधि से समाप्त हुआ। अब चूंकि अंग्रेज काफ़ी महत्वाकांक्षी थे और वे आगे की प्लानिंग करने लग गए थे। इस समय जो कलकत्ता उनका मुख्य हेडक्वार्टर था, वहाँ पर गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे। अब दोनों के मध्य जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसके कई कारण थे जिसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये लड़ा गया था 1780 से लेकर 1784 तक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके मध्य 4 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? 4। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 के मध्य लड़ा गया था। अब युद्ध के कारण क्या थे उस पर थोड़े से चर्चा कर लेते हैं। युद्ध का एक कारण तो हैदर अली ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि जब 1771 में मराठों ने मैसूर राज्य पर आक्रमण किया तो 1769 की जो मद्रास संधि की गई थी, 1769 में जो मद्रास संधि की गई थी उसके अनुसार अंग्रेजों ने काम नहीं किया और हैदर अली को कोई सहायता नहीं दी। एक कारण तो ये बताया जाता है, यानी कि दोनों की महत्वाकांक्षाएं भी इसमें सम्मिलित भी थी। अभी भी हैदर अली भी चाहता था कि दक्षिण से अंग्रेजों को बाहर निकाले, उनकी शक्ति को कम किया जाए। उधर से जो अंग्रेज थे वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से सहमत, संधि से भी सहमत नहीं थे, उनको काफ़ी करारी हार भी लगी थी और हैदर अली के अकॉर्डिंग उनको संधि भी करना पड़ा था। दूसरी ओर हैदर अली ने अब अंग्रेजों के प्रति निर्भरता को कम करते हुए फ्रांसीसियों की ओर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और फ्रांसीसियों से सहयोग लेना उन्होंने शुरू कर दिया। यानी कि फ्रांसीसियों से हैदर अली की दोस्ती बढ़ती जा रही थी। क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य निरंतर चली आ रही शत्रुता थी, इसलिए अंग्रेजों को डर था कि हैदर अली और फ्रेंच मिलकर अंग्रेजी क्षेत्रों पर आक्रमण ना कर दें। इसी समय अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और फ्रांसीसी और जो कनाडा के क्षेत्रों पर उनका अधिकार था, वे अमेरिकियों की मदद कर रहे थे। तो अंग्रेजों को ये भी डर था कि कहीं भारत में भी जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष छिड़ जाए तो हैदर अली उनका साथ ना देते।
तो इस वजह से भी ये कारण माने जा सकते हैं। दूसरी ओर हैदर अली ने, अब हैदर अली ने क्या किया कि हैदर अली को ये लग रहा था कि अब अंग्रेज़ों से युद्ध होना अवश्य होंगे। अंग्रेज भी कोई ना कोई मौका देख रहे थे। तो एक मौका मिला मालाबार के तट पर स्थित था माहे बंदरगाह, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ अंग्रेजों और मैसूर के मध्य, उसका तात्कालिक कारण माहे बंदरगाह को लेकर भी बताया जाता है कि माहे बंदरगाह की में जो था उसकी वजह से अंग्रेज और हैदर अली के मध्य संघर्ष हुआ। माहे बंदरगाह पर जो कि फ्रांसीसियों के पास था और हैदर अली उसको अपने अधीन समझता था, अंग्रेजों ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया था। अतः हैदर अली इसका बदला लेना चाहते थे। अतः हैदर अली ने सबसे पहले क्या किया, कूटनीति से काम लिया। उन्होंने निजाम और मराठाओं को, क्योंकि उनको लगता था कि निजाम और मराठा अंग्रेजों के साथ मिल जाएंगे तो उन्हें काफ़ी क्षति पहुँच सकती है, तो उन्होंने निजाम और मराठाओं को अपने साथ मिलाकर एक त्रिदलीय संगठन बनाया, अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन बनाया और अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले त्रिदलीय दल बनाने के पश्चात हैदर अली ने 1780 में कर्नाटक राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अब जो अंग्रेज, जैसे ही कर्नाटक पर आक्रमण किया गया, अंग्रेज कर्नल बेली के नेतृत्व में एक सेना हैदर अली से संघर्ष करने के लिए आ पहुंची। हैदर अली ने कर्नल बेली के नेतृत्व में जो सेना, अंग्रेज सेना थी, उसको परास्त किया। इसके पश्चात जब कर्नल बेली परास्त हो चुके थे, इसी समय अंग्रेजों ने भी कूटनीति से काम लिया और मराठा निजाम को अपनी ओर मिला लिया। इससे हैदर अली की शक्ति थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि इसके दो पड़ोसी राज्य अब अंग्रेजों के साथ मिल सकते थे, तो तीनों का एक ताकतवर शक्ति बन चुके थे। अतः नवंबर 1781 में पोर्टनोवा का युद्ध हुआ जिसमें हैदर अली पराजित हुए। परंतु हैदर अली ने संभलते हुए अगले ही वर्ष कर्नल ब्रैथवेट की एक सेना थी, अंग्रेज सेना, उस पर आक्रमण करके उसको पराजित ही नहीं किया, बल्कि कर्नल ब्रैथवेट को भी बंदी बना लिया। परंतु इसी समय 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अतः मैसूर सेना का नेतृत्व अब हैदर अली के उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने किया। टीपू सुल्तान ने भी कई जगह उनके मध्य संघर्ष हुआ, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य। अंत में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि हुई मार्च 1784 में मंगलोर की संधि हुई। यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि से हुआ? मंगलोर की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था और ये मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। संधि में तय किया गया है कि दोनों लोग एक दूसरे के क्षेत्र जीते गए थे, उनको वापस लौटा दिए गए और दोनों ने एक दूसरे की सहायता का वचन दिया और शांति बनाए रखने की बात की। ये मंगलोर की संधि की कुछ बातें थी। अब तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया वो काफी दिलचस्प रहा। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। चूंकि अंग्रेजों की नीति रही थी कि युद्ध करो और युद्ध करते रहो और
युद्ध होने के पश्चात कुछ समय के लिए शांति स्थापित कर लो, ताकि अगले युद्ध करने की उनको तैयारियां मिल चुकें। क्योंकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वे काफ़ी महत्वाकांक्षी थे, और इस समय उनका गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस भी आ चुका था, जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। उसने क्या किया, वो एक गवर्नर जनरल होने के साथ साथ एक सेना नायक भी था। यानी कि पहला वो गवर्नर जनरल ऐसा था जो गवर्नर जनरल के अलावा एक सेना नायक भी था। अतः उसने अब व्यूह रचना बनाना शुरू कर दिया कि टीपू सुल्तान से, यानी कि मैसूर राज्य से किस तरह से बदला लिया जाए और मैसूर को किस तरह से अपने अधीन बनाया जाए। अतः दोनों ही, टीपू की भी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी और अंग्रेजों की भी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी, तो इन्होंने अगले युद्ध की तैयारियां करना शुरू कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कूटनीति से काम लेते हुए निजाम और मराठाओं को फिर से अपने साथ मिलाया, और उन्होंने मैसूर राज्य का बंटवारा, मैसूर राज्यों को जीतने के पश्चात उनको आपस में 3 भागों में बांटने का फैसला लिया। इस प्रकार से मैसूर राज्य के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा अंग्रेजों, निजाम और मराठाओं का बना। अंग्रेजों, निजाम और मराठाओं का बना। अब अंग्रेजों ने, चूँकि अब उनको टीपू सुल्तान से संघर्ष करना था, तो इसके कई कारण भी उन्होंने ढूंढे, और कई कारण हमें देखने को मिलते हैं। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर आरोप लगाया, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर आरोप लगाया कि वह तुर्की, मॉरिशस, अरब, फ्रांसीसियों आदि से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता लेने के लिए तत्पर है, और अंग्रेजों के विरुद्ध वह संघर्ष की तैयारियां कर रहा है। टीपू सुल्तान चूँकि एक व्यापारी व्यक्ति था, वो कई जैसे फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, तो उनका पत्राचार होता रहता था। जो तात्कालिक कारण था, एक कारण जो तीसरा आंग्ल मैसूर संघर्ष की नींव रखता है, वह था ट्रावनकोर का राज्य। ट्रावनकोर का जो राजा था और अंग्रेज जो थे वो आपस में मित्र थे, और दोनों के मध्य 1784 में एक संधि भी हुई थी। ट्रावनकोर के राजा और अंग्रेजों के मध्य दोनों ने एक दूसरे को युद्ध में सहायता देने का वचन भी दिया था, यानी कि कोई राज्य आक्रमण करते तो हम आपकी सहायता करेंगे। इसी समय ट्रावनकोर के राजा ने क्या किया कि जो कोचीन रियासत थी, जिसे टीपू सुल्तान अपने अधीन मानता था, मैसूर राज्य का स्थान मानता था, वहाँ पर उसने कोचीन रियासत के 2-3 क्षेत्र थे, जेकोटा थे, क्रगानूर था, इन क्षेत्रों को डचों को बेचने की कोशिश की। टीपू सुल्तान को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने ट्रावनकोर के राजा को ललकारा और कहा कि कोचीन रियासत चूँकि मैसूर राज्य का हिस्सा है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि मैसूर राज्य के क्षेत्र को आप बेचो। अतः टीपू ने आक्रोशित होकर ट्रावनकोर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। चूँकि अब दोनों के मध्य संधि भी हुई थी और एक बहाना भी था कि भाई हम आक्रमण के लिए, हमारे मित्र पर आक्रमण कर दिया है, तो हम अब टीपू सुल्तान के राज्य पर भी आक्रमण कर दिया, तो बहाना था। हालांकि एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था नया गवर्नर जनरल बनकर, उसी समय उसके आसपास 1784 में ही ब्रिटिश इंडिया एक्ट भी आया था, जिसमें साफ कहा गया था कि कंपनी का काम केवल व्यापार करना है, वे युद्ध के लिए नहीं करेंगे। जब तक आगे से अनुमति नहीं होगी तब वे युद्ध नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सब कागजी रूप में ही अच्छे लगते हैं। वैसे अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति शुरू से ही महत्वाकांक्षी रही है, वो आगे बढ़ने की ही सोचते हैं, युद्ध करके राज्यों को हड़पने का ही सोचते हैं। इस तरह से ट्रावनकोर के राज्य पर जैसे ही टीपू सुल्तान ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने उसका पक्ष लिया और मैसूर राज्य के खिलाफ आक्रमण युद्ध की घोषणा कर दी। चूँकि कॉर्नवालिस ने पहले ही निजाम और मराठों को अपने साथ मिला लिया था, तो उन्होंने सबसे पहले टीपू के राज्य पर आक्रमण करते हुए बेंगलोर पर चढ़ाई कर दी और बेंगलोर पर अधिकार कर लिया। 1791 ईस्वी तक उन्होंने बेंगलोर को जीत लिया था। अतः कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम को साथ लेकर मैसूर राज्य की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, उसका घेरा डाल दिया। जब चूँकि काफ़ी शक्तिशाली सेना थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस का नेतृत्व काफ़ी बढ़िया था, तो टीपू को कोई और आशा नहीं दिखी। अंत में टीपू को 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करके अंग्रेजों के सामने समर्पण करना पड़ा, और अंत में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप टीपू सुल्तान को 1792 में श्रीरंगपट्टनम
की संधि करनी पड़ी 1792 में। संधि के परिणाम से संधि का क्या महत्व रहा? इस संधि के द्वारा मैसूर का लगभग आधा राज्य अंग्रेजों निजाम और मराठाओं ने आपस में बांट लिया। अंग्रेजों ने मालाबार, डिंडीगुल और बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार के क्षेत्रों पर को अपने अधीन कर लिया, जबकि मराठाओं को तुंगभद्रा नदी के उत्तरी क्षेत्र, जो तुंगभद्रा नदी के उत्तरी क्षेत्र है उसको मिला लिया, अब मराठों ने अपने अधीन कर लिया। इसी तरह से निजाम ने पेन्नार और कृष्णा नदी के मध्य के क्षेत्र को, पेन्नार और कृष्णा नदी के मध्य के क्षेत्र निजाम को मिले। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ, जिसमें लगभग मैसूर का आधा राज्य चला गया। इसी तरह से अब टीपू सुल्तान को इस संधि के अनुसार 3 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी, 3 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी। इस प्रकार से अंग्रेजों को तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो काफ़ी खुश भी हुआ और उन्होंने कहा था भी कि तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में हमने अपने शत्रुओं को पराजित करते हुए अपने मित्रों को भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होने दिया, यानी कि निजाम और मराठों को जैसे क्षेत्र दे दी जिससे वो ज़्यादा शक्तिशाली ना हो सके। आइए तो अंतिम बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, ये लड़ा गया था 1799 में। अब चूंकि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं जाग चुकी थी, अब वो मैसूर को पूरी तरह अधिग्रहण करना चाहते थे। इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था, जिसने सहायक संधि के द्वारा विभिन्न देशी राज्यों को हड़पने की नीति अपनाई। वह स्वयं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, विस्तारवादी नीति का पालन करने वाला व्यक्ति नौजवान गवर्नर जनरल था और उसने पूरा प्लान बना लिया था कि मैसूर को अधिग्रहण करना है। इसलिए उसने टीपू सुल्तान के सामने सहायक संधि की पेशकश भी की, परंतु टीपू सुल्तान ने उसको नकार दिया। इसी समय फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो चुका था और लॉर्ड वेलेस्ली को ऐसा लगता था कि कहीं टीपू सुल्तान और नेपोलियन बोनापार्ट गठजोड़ ना कर ले, जिससे भारत में भी अंग्रेजों को क्षति हो सके। अतः उसने अब प्लान पूरा बना लिया था कि टीपू सुल्तान को पराजित ही करना है और मैसूर को अधिग्रहण करना है। वहीं टीपू पर यह भी आरोप लगाया कि वह तुर्क, अफगानिस्तान, अरब, मॉरिशस आदि देशों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता की कोशिश में लगा हुआ था। अतः अब लॉर्ड वेलेस्ली ने पूरी तरह से मैसूर राज्यों को अपने अधिग्रहण करने के लिए युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। 4 मई 1799 को अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य भीषण युद्ध हुआ। चूँकि टीपू सुल्तान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था लड़ने के अलावा, वे समर्पण करना नहीं चाहता था। जब श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेरा गया, जो मैसूर की राजधानी थी, तब कुछ लोगों ने उसको आत्मसमर्पण के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया और अंत में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से पूरे मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने कन्नड़, कोयम्बटूर, धारापुरम, वेनाड, जो मैसूर का समस्त समुद्र तटीय इलाका था, उसको अपने अधिग्रहण में, सीधा अधिग्रहण में ले लिया। जबकि जो थोड़ा बहुत हिस्सा मैसूर का बचा हुआ था, वहाँ पर पुणे जो राजा वाडियार वंश के जो वंशज था, उनको वहाँ पर गद्दी पर बैठा दिया और टीपू सुल्तान उसके परिवार के लोगों को कैद कर लिया। इस प्रकार से इसी के साथ निजाम को भी कुछ क्षेत्र दे दिए गए। इस प्रकार से मैसूर का अंत हुआ, मैसूर टीपू सुल्तान का अंत हुआ और मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1799 में मैसूर का जो नया राजा बना, उसने लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों की सहायक संधि प्रथा स्वीकार कर ली। अब मैसूर का भी एक तरह से पतन हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष जो 4 युद्धों के रूप में परिणत हुआ। अंग्रेजों ने हैदर अली से भी टकरा दो और फिर 2 टीपू सुल्तान के समय ये संघर्ष हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 20 नंबर के बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।